मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट RO 2021 के बारे में। साथियों, काफ़ी समय से चर्चा में है और हम लोग देखेंगे आज कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट RO 2021 आने वाला है, उसके लिए हम लोग क्या स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं और अ, क्या चीज़ें अपना सकें जिससे कि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सकते हैं। तो साथियों, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसे आप लोग देख सकते हैं। दिस इज वन काइंड ऑफ चैलेंज। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो स्टेज 1, वो एक बिग चैलेंज है। साथियों, वैसे तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को ही हम लोग चैलेंज मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद स्टेज 1 जिसमें आपको 160+1 मार्क्स चाहिए होते हैं और दूसरी तरफ टाइपिंग स्किल, तो ये दोनों ही चीज़ें, टाइपिंग स्किल में आप लोग देखेंगे कि दो चीज़ें रिक्वायर्ड विशेष तौर से होती हैं। एक तो आपकी 40+ स्पीड और 95+ एक्यूरेसी के साथ। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि इट इज़ अ बिग चैलेंज। अब साथियों, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हम पहले टाइपिंग स्टार्ट करें या फिर स्टेज 1 के लिए तैयारी करें। तो आपको इतनी तो जानकारी होगी कि आपको पता होगा कि स्टेज 1 में ही स्टेज 2 के मार्क्स जुड़ते हैं। लेकिन साथियों, आपको पता है कि इसमें वेटेज भी रखा जाता है। तो 200 मार्क्स एंड 50 मार्क्स, और कुल मिलाकर के जो ओवरऑल वेटेज है वो 250 मार्क्स का है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ अपने अनुभव के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये कि साथियों, स्टेज 2 मस्ट है। मस्ट तो स्टेज 1 भी है, लेकिन आप ये अच्छी तरीके से समझ लें कि अगर स्टेज 2 पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा ना कहें और कम भी ना कहें। जो चैलेंजिंग है वो स्टेज 1 भी है, क्योंकि आप अगर कुछ मिलाकर के कर भी लें तो तब भी 160+ मार्क्स से नीचे आपकी कोई उम्मीद नहीं होती। तो नो एक्सपेक्ट, सॉरी, एक्सपेक्ट, नो एक्सपेक्ट, PCT, नो एक्सपेक्ट। तो मैं तो ये आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और ये भी बताऊंगा कि साथियों, आप लोग अगर चैलेंज ले रहे हैं स्टेज 1 के लिए या स्टेज 2 के लिए, तो दोनों ही चीज़ें आपको करनी है। लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को पैरेलल लेके चलें, मतलब या पैरेलल और इक्वल। तो कुल मिलाकर के आप अपनी स्टेज 1 को भी टाइम दीजिएगा और स्टेज 2 को भी टाइम दीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि साथियों, आपके जो मार्क्स आते हैं वो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं हमारे फाइनल सिलेक्शन में। अब आप कहेंगे कि क्या ये स्टेज 2 के ही मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में महत्ता रखते हैं? तो साथियों, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्टेज 2 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं वो 17, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा या काफ़ी सारी जगहों से आपको जानकारी होगी कि इस टाइप की चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो आउट ऑफ 50 लेकर के आते हैं और कुल मिलाकर के 40+ मार्क्स ही आपको रिक्वायर्ड है। बल्कि मेरी समझ के हिसाब से तो शायद स्टेज 1 भी और स्टेज 2 भी हमारी पूरी दमखम के साथ होना चाहिए। चलिएगा, एक रफ आइडिया तो आपके लिए यही हो गया कि आप लोग इस चैलेंज को स्वीकार करें। सबसे पहला चैलेंज है आपके लिए 160+ मार्क्स, और दूसरा है टाइपिंग स्किल का, जिसमें आपको 40% एक्यूरेस स्पीड और 95% एक्यूरेट के साथ आपका डेटा टाइप करना होना चाहिए, और ये आप लोग बना करके रखें। अब अगर हम लोग बात करें इसमें जो हमारा सेक्शन 1 है, यानी कि स्टेज 1, तो स्टेज 1 पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब स्टेज 1 में आप कहेंगे कि कुछ अलग अलग सेक्शन होते हैं जिनको हमें बिल्कुल वेटेज देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी को वेटेज दें, क्योंकि हिंदी के भी फिक्स सवाल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश को वेटेज दें, क्योंकि इसके भी फिक्स सवाल हैं। और तीसरा होता है कंप्यूटर। तो कुल मिलाकर के 3 सेक्शन तो आपके यही होते हैं। तो साथियों,
अब एक चीज़ ये उठती है कि क्या हम इंग्लिश को प्रेफर करें, हिंदी को प्रेफर करें या कंप्यूटर को प्रेफर करें। तो एक सवाल तो ये बनता है कि कुल मिलाकर के हमें 160 से प्लस और 117 के अराउंड इतने का टारगेट लेकर के चलना। ये टारगेट इसलिए, चाहे वैकेंसी आपकी 300 प्लस हो या 300 से नीचे हो, ये आपका लगभग सेफ स्कोर रहेगा स्टेज 1 के लिए। अब दूसरी बात ये उठती है कि क्या 170 मार्क्स दीज आर हॉरिफाइंग, या क्या ये 170 प्लस मार्क्स आपको डरा रहे हैं। तो अगर 170 प्लस मार्क्स आपको डरा रहे हैं साथियों, तो एक बात तो ये है कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और अगर आप 170 मार्क्स से डर नहीं रहे हैं और आपको तैयारी कंप्लीट करनी है, तो कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता है नहीं। अब कोई कहता है कि हिंदी में ज़्यादा करें, कोई कहता है इंग्लिश में ज़्यादा करें, कोई कहता है कंप्यूटर में ज़्यादा करें। तो मेरे हिसाब से आपको 170 मार्क्स ही तो चाहिए। तो इसके पीछे स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि ये मार्क्स चाहे आपके टोटल हिंदी से आए, चाहे इंग्लिश से आए या कंप्यूटर से आए या फिर जीएस से आए या फिर मैथ और रीजनिंग से आए। तो कुल मिलाकर के जो भी सेक्शन आपको मजबूत हो, आप उस सेक्शन को एक तो पकड़ बना करके रखें। और उस सेक्शन को पकड़ बनाने के साथ साथ आप लोगों को करना ये है कि जो ज़्यादा सेक्शन वाले या ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है। ये तो आपको पता ही है सारे जहाँ से भी होंगे, लेकिन फिर भी इसको आपको नहीं छोड़ना। इसको छोड़ने से फ़ायदा और नुकसान मैं आपको थोड़ा सा बताऊं अपनी तरफ से। तो इंग्लिश को मजबूत करने से 2 फायदे आपको होने वाले हैं। क्यों साथियों? एक तो आपका स्टेज 1 में आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है इंग्लिश को लेकर के। लेकिन मैं आपको ये तो डायरेक्ट बेनिफिट है, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दूं तो इसका फायदा स्टेज 2 में भी मिलता है। साथियों, आप जानते हैं कि इंग्लिश जिसकी जितनी अच्छी होगी, उसको टाइपिंग करना उतना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको एक तो पहली बात बहुत सारा वोकैब याद होता है। वोकैब याद होने के साथ साथ आपको बार बार ज़्यादातर स्पेलिंग्स देखनी नहीं होती। तो कुल मिलाकर के डायरेक्ट इफेक्ट आपके स्टेज 1 पर और इनडायरेक्ट इफेक्ट आपके स्टेज 2 पर इसका मिलने वाला है। तो इसीलिए आप इंग्लिश को भी अपना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब टाइमिंग बढ़ा लीजिएगा अगर कर रहे हैं तो। और कंप्यूटर की क्या फ़ायदे हैं और हिंदी के क्या फ़ायदे हैं, 3 सेक्शन मेन क्यों हो रहे हैं वो मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। वैसे तो जीएस भी है, मैथ रीजनिंग भी है, लेकिन आप अच्छी तरीके से देखेंगे जीएस तो लगभग एवरी पर्सन करता है, मैथ रीजनिंग भी लगभग वो सारे करते हैं। तो ये जो सेक्शन है इसको थोड़े से अलग बनाते हैं। कंप्यूटर और हिंदी का स्पेशल फ़ायदा आपको यूपीपीएससी जो आरओ होते हैं, एआरओ होते हैं, यहाँ मिल जाने वाला है। तो हिंदी और कंप्यूटर ये सेक्शन आपके यहाँ पे वर्क करेंगे, तो ये भी आप ध्यान रखें। और कंप्यूटर का योगदान तो साथियों आप लोग आप नहीं शायद ना समझे हो, लेकिन मेंस का सबसे बड़ा रोल होता है। मेंस में निर्णायक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि 10 नंबर का कंप्यूटर आरओ एआरओ यूपीपीएससी का है, उसमें पूछा जाता है। और इस बार कभी मैं चर्चा करूंगा मुख्य परीक्षा का, तो आप देखेंगे कि इस बार भी बच्चों से थोड़े सवाल हट करके पूछे गए थे और वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आप लोग एक स्ट्रेटजी बनाएं मेरे साथ मिल करके। जैसे इसको मैं साफ करूं तो आपको पता है कि लगभग अभी संभावित जो बता रहे हैं लोग, फरवरी में एग्ज़ाम फरवरी में डॉक्यूमेंट, तो ये समथिंग डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, और मार्च में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। मार्च के बाद आप ये समझ लीजिएगा अप्रैल या मई में इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट, और इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट। और उसके बाद आपको पता है कि 1 अगस्त 2021 को आपका आरओ
ARO 2021 है UPPSC का। तो कुल मिलाकर के ये देख लीजिएगा, आपके अप्रैल मई में आपका लगभग सारा काम निपट जाएगा, अप्रैल या मई में। और अप्रैल मई के बाद आपका जून, जुलाई और अगस्त में आपको एक बार लगभग 2 महीने आपको RO ARO की तैयारी के लिए भी मिल जाएंगे। तो दोनों ही तैयारियां आप कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और बस मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सारा जो सिस्टम है आप लोग बना करके चलें और कंफ्यूज ना हो। बस इतने के साथ ही मैं आज की यहाँ पे समाप्ति करता हूँ। साथियों, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपकी आती है स्टेज 1 में या स्टेज 2 में, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उसको आने वाली वीडियो में पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करके आपको बता सकूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।